नमस्कार ट्रैक इंजीनियर्स। बे जो बन चुके हैं और बे जो बनने वाले हैं। आज का विषय है स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रैक बैलास्ट, रेल पथ गिट्टी की विशिष्टियां। अर्थात जो बैलास्ट हम ट्रैक में इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए और उन गुणों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने इस स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रैक बैलास्ट के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षा में आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसके सभी प्रश्नों से रूबरू हो सकें। तो प्रारंभ करते हैं आज की पहली सवाल। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेसिक क्वालिटी ऑफ गुड बैलास्ट? सॉफ्ट एंड क्रम्बली विद अ स्मूथ राउंड एज, हार्ड ड्यूरेबल एंड एंगुलर with sharp edges, free from weathered rock, organic matter and debris, flat and flaky, easily broken by hand, और highly absorbent and prone to cracking। अर्थात जो बैलास्ट हम यूज करते हैं उनमें बेसिक किन गुणों को होना जरूरी है? वे चिकनी गोल किनारों के साथ नरम और कुरकुरे होने चाहिए, तेज किनारों के साथ कठोर, टिकाऊ और कोणीय, अनुभवी चट्टान, कार्बनिक पदार्थ और मलबे से मुक्त होने चाहिए, सपाट और परतदार, आसानी से हाथ से टूट जाने वाले होने चाहिए, या अत्यधिक शोषक और क्रैकिंग के लिए प्रवण होने चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि बैलास्ट है जो है वो हार्ड ड्यूरेबल एंड एंगुलर विद शार्प एज के होने चाहिए, फ्री फ्रेम फ्रॉम द वेदर्ड रॉक, किसी भी प्रकार के वेदर्ड रॉक से मुक्त होने चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर्स उसमें नहीं होने चाहिए और डेब्रिज उसमें नहीं होने चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन बेस्ट आंसर है। सवाल दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द आइडियल शेप ऑफ द बैलास्ट पार्टिकल्स? जो बैलास्ट हम यूज करते हैं उसका एक आइडियल शेप कैसा होना चाहिए? परफेक्टली स्फेरिकल एंड स्मूथ होना चाहिए, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड विद राउंडेड एज के होने चाहिए, जनरली क्यूबिकल विद फ्लैट फेसेज एंड मिनिमम राउंडेड सर्फेसेस के होने चाहिए, या इरेगुलर एंड जैक्ड विद द शार्प कॉर्नर्स के होने चाहिए। अर्थात निम्नलिखित से कौन से गिट्टी कणों के लिए आदर्श आकार का वर्णन करता है? पूरी तरह से गोलाकार और चिकनी, गोल किनारों के साथ परतदार और लंबी, आमतौर पर सपाट फेस और न्यूनतम गोल सतहों के साथ घनाकार, और तेज कोनों के साथ अनियमित और दांतेदार। इसका सही जवाब है कि बैलास्ट की जो मूल प्रॉपर्टी होती है उसका आइडियल शेप में ये जनरली क्यूबिकल विद फ्लैट फेसेज एंड मिनिमम राउंडेड सरफेस के होने चाहिए। हमारा तीसरा सवाल, What type of ballast is required for all BG यानी ब्रॉड गेज, मेन लाइन एंड रनिंग लाइंस? अर्थात सभी बीजी यानी सभी ब्रॉड गेज के मुख्य लाइनों और रनिंग लाइनों के लिए किस प्रकार की गिट्टी की आवश्यकता होती है? हैंड ब्रोकन, रिसाइकिल्ड कंक्रीट, मशीन क्रस्ट, और एनी ऑफ द एबव। हाथ से टूटा हुआ, पुनर्नवीनीकरण कंक्रीट, मशीन से तोड़ा हुआ, या उपरोक्त में से कोई। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रैक बैलास्ट इस बारे में कहा गया है कि बैलास्ट जो कि बीजी के ट्रैक पर मेन लाइन और रनिंग लाइनों में यूज होंगे वो मशीन क्रस्ट होंगे। तो इसका जवाब होगा मशीन क्रस्ट। द मैक्सिमम अलाउएबल एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी रेलवे बैलास्ट, अच्छी गुणवत्ता वाले रेलवे गिट्टी के लिए अधिकतम स्वीकार एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू क्या होती है? 10%, 20%, 30%, या 40%? और इसका सही जवाब है कि जो मैक्सिमम अलाउएबल एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू होती है गुड क्वालिटी की वह होती है 30%। द मैक्सिमम अलाउएबल एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी रेलवे बैलास्ट इज, अच्छी गुणवत्ता वाले रेलवे गिट्टी के लिए अधिकतम स्वीकार एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या होगी? 10%, 20%, 30%, और 40%? और इसका सही जवाब है 20%। In exceptional cases on technical or economical grounds, CTE in open line and CO in construction line may permit maximum allowable aggregate average value for good quality railway ballastage। असाधारण मामलों में तकनीकी और या आर्थिक आधार पर सीटीई या सीएओ अच्छी गुणवत्ता वाले रेलवे गिट्टी के लिए अधिकतम स्वीकार एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू की अनुमति दे सकता है। जैसा कि आपको पहले सवाल में आपसे बताया गया कि एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू की जो लिमिट थी वह थी 30%। अब उसमें से और कितनी छूट दी जा सकती है? तो आप याद रखें, एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू दोनों में 5-5% की छूट दी जा सकती है। तो
एग्रीगेट एवरेज वैल्यू में नॉर्मल में 30% की अलाउबल रेंज थी, तो उसमें 5% आप जोड़ दें तो ये 35% तक दी जा सकती है। इन एक्सेप्शनल केसेज ऑन टेक्निकल एंड और इकोनॉमिक ग्राउंड्स, सीटीई और सीएओ में परमिट मैक्सिमम अलाउबल एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर गुड क्वालिटी रेलवे बैलास्टेज। असाधारण मामलों में तकनीकी और या आर्थिक आधार पर सीटीई एंड सीएओ अच्छी गुणवत्ता वाले रेलवे गिट्टी के लिए अधिकतम स्वीकार एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की अनुमति दे सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5% की एक्स्ट्रा अनुमति दे सकते हैं, तो नॉर्मल में 20% होता है, तो इसमें 25%। फॉर इम्पैक्ट टेस्ट ऑन बैलास्ट, अ टेस्ट सैंपल ऑफ बैलास्ट पीस ऑफ व्हाट साइज विल बी रिक्वायर्ड। बैलास्ट जो इम्पैक्ट टेस्ट के लिए भेजी जाती है और जो सैंपल भेजा जाता है, उसमें साइज उसकी कितनी रहेगी? तो इसमें साइज क्या 5 mm से कम रहेगी, 5 mm से 10 mm के बीच में रहेगी, 10 mm से 12.5 mm के बीच में रहेगी, या 12.5 mm से ज्यादा रहेगी? तो इसका सही जवाब है कि 10 mm से लेकर के 12.5 mm के बीच में रहेगी। Which of the following best describes the weight requirement of a ballast sample used in the impact test? इम्पैक्ट टेस्ट में जो भेजा जाता है उसमें कितना वेट भेजा जाता है? इम्पैक्ट टेस्ट के लिए जो सैंपल भेजा जाता है उसमें कितना वजन भेजा जाता है? तो तकरीबन वो 5 किलोग्राम के आसपास का होना चाहिए। तो इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, कि 5 किलो के लगभग भेजा जाता है। एज पर द गाइडलाइंस द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट रिजल्ट फॉर गुड क्वालिटी रेलवे बैलास्टेज। दिशा निर्देशों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले रेलवे गिट्टी के लिए जल अवशोषण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? Not more than 1%, more than 5%, between 2% and 4%, no specific limit is mentioned। 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2% और 4% के बीच में होनी चाहिए, या किसी विशिष्ट सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब है कि 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 1% तक जल अवशोषण या वाटर एब्सॉर्प्शन हो सकता है एक अच्छी बैलास्ट के लिए। द पावर टू रिलैक्स द वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट फॉर द बैलास्ट इज डेलीगेटेड टू। दिशा निर्देशों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले रेलवे गिट्टी के लिए जल अवशोषण की सीमा जो दी गई है, इसमें पावर रिलैक्स करके, यहाँ हिंदी में थोड़ा गलत हो गया है, तो यहाँ सीमा की जगह पर है कि वाटर एब्जॉर्प्शन का जो पावर रिलैक्स करने की जो पावर डेलीगेट की गई है वो किसको दी गई है? तो यहाँ पर पहला है कि द चीफ ट्रैक इंजीनियर इन ओपन लाइन और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। दूसरा है द चीफ इंजीनियर ओनली, द कंट्रैक्टर एंड विद अप्रूवल फ्रॉम द सिटी और सीईओ, और नो रिलैक्सेशन ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट इज अलाउड। तो इसमें जो पावर रिलैक्स करने की क्षमता दी गई है वो ओपन लाइन में सिटी को दी गई है और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सीएओ को दी गई है। तो इसका जवाब होगा पहला सही है, कि निर्माण परियोजना में ओपन लाइन में मुख्य ट्रैक इंजीनियर और निर्माण परियोजना में सीएओ। यह हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। What is the maximum allowable percentage of ballast retained on a 65 mm square mesh sieve during a size and gradation test? आकार और ग्रेडेशन परीक्षण के दौरान 65 मिलीमीटर वाले स्क्वायर मेश सीव पर बनाए गए गिट्टी पर अधिकतम स्वीकार प्रतिशत क्या है? अर्थात जब बैलास्ट को 65 mm स्क्वायर मेश सीव पर से गुजारा जाता है तो उस पर कितनी बैलास्ट रुकनी चाहिए अधिक से अधिक? तो जो अलाउबल परसेंटेज है दैट इज 5%, 5% उस पर रुकनी चाहिए। What is the maximum allowable percentage of ballast retained on a 40 mm square mesh sieve during a size or gradation test? आकार और ग्रेडेशन परीक्षण के दौरान 40 मिलीमीटर स्क्वायर मेश सीव पर जो गिट्टी का अधिकतम स्वीकार प्रतिशत है यानी रुक सकती है वो कितनी होगी? तो 40 स्क्वायर मेश सीव पर क्या 20 से 40%, 40 से 60%, 50 से 60%, या 20 से 30%? तो 40 स्क्वायर मेश सीव पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसके ऊपर में 65 mm का सीव इस्तेमाल किया गया है और यहाँ 40 mm है, तो 40 mm से तो ज्यादा रुकना ही चाहिए। तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके याद कर सकते हैं कि यह 40% से 60% के बीच में इसमें रुकना चाहिए। What is the maximum allowable percentage of ballast retained on a 20 mm square mesh sieve during a size and gradation test for the machine crushed ballast? मशीन से तोड़ी गई गिट्टी के लिए आकार और ग्रेडेशन परीक्षण के दौरान 20 वर्ग जाल चलनी यानी स्क्वायर मेश सीव पर गिट्टी रुकने का स्वीकार प्रतिशत क्या है?
तो 20 mm पर छन करके मैक्सिमम आपको रुक ही जाना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इसमें 2% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि नॉट लेस देन 98%। तो 98% से कम नहीं रुकना चाहिए, 98% से ज्यादा ही रुकना चाहिए। What is the maximum allowable percentage of ballast retained on 20 square massive during a size and gradation test for the hand broken ballast? सामान्यतः तो ब्रॉड गेज पर हैंड ब्रोकन बैलास्ट यूज नहीं की जा रही है, पर जहां पर भी इस्तेमाल की जाएगी वहां पर हाथ से तोड़ी गई गिट्टी के लिए आकार और ग्रेडेशन परीक्षण में 20 स्क्वायर में से पर गिट्टी रुकने का प्रतिशत जो होगा वो मशीन क्रश से थोड़ा सा रिलैक्स किया जाएगा। जैसे मशीन में 90 नॉट लेस देन 98% है, तो इसमें नॉट लेस देन 95%। तो इसका जवाब होगा 95% से कम नहीं होना चाहिए। विच स्क्वायर मेश सिव इज यूज्ड फॉर साइज एंड ग्रेडेशन टेस्ट ओनली फॉर मशीन क्रस्ट बैलास्ट? किस स्क्वायर मेश सिव का उपयोग केवल मशीन क्रस्ट बैलास्ट के लिए आकार और ग्रेडेशन टेस्ट के लिए किया जाता है? तो सिर्फ एक ही सिव है जिसका कि सिर्फ मशीन क्रस्ट बैलास्ट के लिए किया जाता है, बाकी सिव दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि 65 स्क्वायर मेश सिव का इस्तेमाल मशीन क्रस्ट बैलास्ट में भी इस्तेमाल होता है और हैंड ब्रोकन में भी होता है। 40 स्क्वायर में सेव का इस्तेमाल सिर्फ मशीन क्रस्ट बैलास्ट के लिए होता है और 20 का दोनों में होता है। तो इसका सही जवाब होगा 40 What is the maximum allowable percentage of ballast retained on a 65 square massive without deduction in payment? अर्थात भुगतान में कटौती के बिना 65 स्क्वायर मेष पर रुकी हुई गिट्टी का अधिकतम प्रतिशत क्या होगा? अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि जब 65 स्क्वायर मेष से छाना जाता है बैलास्ट को, तो उसमें कितना प्रतिशत रुकने के बावजूद भी उसके पेमेंट में से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। तो आपने शुरुआत में ही देखा था कि अलाउबल परसेंटेज जो था वो 5% था, यानी कि उतनी अनुमति है, यानी वहां तक किसी भी प्रकार का पेमेंट काटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो 5% तक उसके पेमेंट में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। If the ballast retained on a 65 square massive exceed 5% but does not exceed 10%, what action will be taken regarding payment? यदि 65 स्क्वायर मेसिव की छल्ली पर रखी गई गिट्टी 5% से अधिक हो जाती है लेकिन 10% से अधिक नहीं होती है, तो भुगतान के संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी? सवाल में पूछा गया है कि 5% तक तो कोई भुगतान में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन अगर रिटेंशन 5% से ज्यादा होता है पर 10% से अधिक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या उसके पेमेंट में कटौती की जाएगी या कटौती नहीं की जाएगी? तो यहां पर दिया हुआ है कि अगर 5% से ज्यादा हो जाता है तो उसके भुगतान में 5% का जो कटौती है वो किया जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट होगा उसके अनुसार से 5% की कटौती कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल है कि इफ द बैलास्ट रिटेन ऑन 65 सीव एक्सीड 10%, व्हाट एक्शन विल बी टेकन रिगार्डिंग द स्टैक? यदि 65 की छल्ली पर रुकी हुई गिट्टी 10% से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में किया जाएगा? तो ये इसका आखिरी लिमिट है। 5 से 10 तक तो 5% की कटौती के साथ परमिशन दे दिया गया है, पर 10% से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जाती है। अर्थात इस केस में स्टैक पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्टैक को अस्वीकार कर दिया जाएगा। What range of retention on a 40 square massive warrants a 5% reduction in contracted rate? इस सवाल को थोड़ा सा उलट के पूछा गया है कि 40 स्क्वायर मेसिव पर प्रतिधारण की कौन सी जो क्षमता है, कौन सी रेट है, अनुबंधित दरों में 5% की कमी की गारंटी देता है। अर्थात 5% कब कटेगा 40 स्क्वायर मेसी पर? तो जैसा कि आपको पता था कि 40% स्क्वायर मेसी पर 40 से 60% तक तो कोई कटौती नहीं की जाती है, यानी कि 60 से ज्यादा होगा तभी कटौती की जाएगी। तो इसका मतलब हो गया 60% को छोड़ दिया जाए, 7 से ज्यादा, तो 60% से लेकर के और यहाँ पर जो कटौती की जाएगी वह 60% से एक्सक्लूडिंग एंड 65% इंक्लूडिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। यानी कि 60%, 40 से 60 तक तो इसका अनुमत ही था, तो 60% के ज्यादा और 65% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन इज टेकन इफ द रिटेंशन ऑफ बैलास्ट ऑन ए 40 स्क्वायर मेश एक्सीड 70%? यदि 40 स्क्वायर मेश सिर्फ पर प्रतिधारण की क्षमता 70% से अधिक हो जाती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो 70% से अगर अधिक हो गई है, 70% से अगर अधिक हो जाती है तो 70% में स्टैक को क्या किया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
What range of retention on a 40 mm square mesh sieve warrants a 5% reduction in contractor rate? 40 mm स्क्वायर मेष सीप पर किस कंडीशन में 5% का कॉन्ट्रैक्टर रेट में रिडक्शन किया जाएगा? यहाँ सवाल उल्टा करके पूछा गया है कि कितना परसेंट रिटेंशन होने पर 5% का रिडक्शन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर रेट में। तो इसमें है कि 60% तो अनुमत है, तो 60% से ज्यादा होने पर और 65% तक में यह कटौती की जाएगी। What range of retention on a 40 mm square mesh sieve warrants a 10% reduction in the contracted rate? यानी कि 40% स्क्वायर मेष सीप पर कब 10% का रिडक्शन किया जाएगा? तो जैसा कि आपने पिछले में देखा कि 60 से 65% में 5% की कटौती की गई है, तो 65 से ज्यादा पर ही होगा। तो इसका सवाल होगा 65% एक्सक्लूडिंग एंड 70% इंक्लूसिव, यानी 65% से ज्यादा और 70% तक में 10% की कटौती की जाएगी यदि रिटेंशन 65% से ज्यादा होता है और 70% तक होता है। अब सवाल आता है कि यदि व्हाट एक्शन इज टेकन इफ द रिटेंशन ऑफ बैलास्ट ऑन 40 mm स्क्वायर में सी एक्सीड 70%, अगर 70% रिटेंशन हो जाता है तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो हमने दो इसमें से लिमिट ऑलरेडी अलाउड किया जा चुका है, तो अब इससे अलाउ करने की जरूरत नहीं है। तो 70% से भी अगर ज्यादा रिटेंशन हो जाता है तो उस कंडीशन में स्टैक सीधी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ बैलास्ट सप्लाई एग्जेम्प्ट्स द नीड ऑफ ए 40 mm स्क्वायर में सी या 40 mm सीव एनालिसिस? किस प्रकार की गिट्टी आपूर्ति 40 mm छलनी विश्लेषण की आवश्यकता से छोड़ देती है? हमने इसमें पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि 40 mm स्क्वायर में सीव का इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ मशीन क्रस्ट बैलास्ट के लिए होता है, यानी कि हैंड क्रस्ट बैलास्ट के लिए नहीं होता है। तो हैंड क्रस्ट बैलास्ट में 40 mm सीव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। When shall ballast be treated as a underside and rejected? यानी कि कब बैलास्ट को अंडर साइज माना जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो नीचे में ऑप्शंस दिए हुए हैं कि रिटेंशन ऑन 40 mm स्क्वायर मेश इज लेस देन 30%, रिटेंशन ऑफ 40 mm स्क्वायर मेश इज लेस देन 30%, और रिटेंशन ऑफ 40 mm स्क्वायर मेश इज लेस देन 40%, और रिटेंशन ऑफ 40 mm स्क्वायर मेश इज लेस देन 45%। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि 40 एम जो स्क्वायर मेसिव है उसमें लोअर लिमिट में परसेंटेज अलाउड नहीं है। तो 40 एम से पर 40 से 60 तक तो परमिटेड था, तो 40 से कम में अलाउड नहीं होगा। अतः 40 से कम में ये बैलास्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर रिटेंशन 40% से कम जाती है। अंडर व्हाट कंडीशन शैल बैलास्ट बी ट्रीटेड एज अंडर साइज एंड रिजेक्टेड व्हेन यूजिंग अ 20 mm स्क्वायर मेसिव? 20 mm स्क्वायर मेश सीव की केस में क्या होगा, कब रिजेक्ट किया जाएगा? तो 20 mm स्क्वायर मेश सीव में आप सिंपली याद रखिए कि 20 mm स्क्वायर सीव में जो लिमिट दी गई है अंडर साइड बैलास्ट में, जो लिमिट दी गई है लोअर लिमिट, उसमें से जैसे नीचे जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अंडर साइड बैलास्ट में कोई भी छूट नहीं दी गई है। तो 20 mm स्क्वायर मेश सीव पर अगर रिटेंशन मशीन क्रस्ट बैलास्ट के लिए 98% से कम होता है और हैंड ब्रोकन के लिए 95% से कम होता है, तो उस कंडीशन में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। What test report must each tender submit at the time of tendering from the approved laboratory? टेस्ट रिपोर्ट जो सबमिट करना है टेंडर को एट द टाइम ऑफ टेंडरिंग, वो अप्रूव्ड लेबोरेटरी से कौन कौन से टेस्ट करा के देने होते हैं? तो उन्हें सभी टेस्ट करा के देने होते हैं, अर्थात उन्हें इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कराना होता है, एब्जॉर्प्शन वैल्यू टेस्ट कराना पड़ता है और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कराना पड़ता है। तो ये तीनों के तीनों ही इसमें टेस्ट करा करके देने पड़ते हैं। What should be the minimum height of a ballast stack in plain area? प्लेन एरिया में बैलास्ट स्टैक की जो मिनिमम हाइट है वो कितनी हो सकती है? तो प्लेन एरिया में मिनिमम बैलास्ट की हाइट 1 मीटर तक होती है, तो 1 मीटर इसका सही जवाब है। वहीं जब इस सवाल को पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ ए बैलास्ट स्टैक इन हिली एरियाज, तो हिली एरियाज में क्या होगा? तो नेचुरली होगा कि प्लेन एरिया से थोड़ा सा कम ही होगा। तो प्लेन एरिया से कम, यहाँ पर ऑप्शन जो आपको सिंपल दिए देख रहे हैं वो 0.5 m का, तो यहाँ पर 0.5 मीटर यानी आधे मीटर तक की इसकी हाइट हो सकती है। तो प्लेन एरिया में 1 मीटर तक मिनिमम हाइट होगी और हिली एरिया में 0.5 मीटर की हाइट होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बैलास्ट स्टैक? हम मिनिमम हाइट की तो बात कर चुके हैं, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? तो किसी भी बैलास्ट स्टैक की मिनिमम जो मैक्सिमम हाइट है वो 2 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा उसकी हाइट नहीं रखनी है, चाहे वो प्लेन एरिया हो चाहे वो हिली एरिया हो। व्हाट इज द मिनिमम टॉप बिड्थ ऑफ ए बैलास्ट स्टैक? बैलास्ट स्टैक का टॉप बिड्थ कितना हो सकता है? तो टॉप बिड्थ 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट शुड बी द साइड स्लोप ऑफ ए रेशियो ऑफ ए बैलास्ट स्टैक? गिट्टी के ढेर का पार्श्व प्रवण कितना होना चाहिए?
तो आपने इसे बैलास्ट में भी पढ़ा होगा। जब आप बैलास्ट प्रोफाइल पढ़ रहे होंगे कि उसमें बैलास्ट का जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि वो 1.5:1। बैलास्ट की जो ढाल होती है वो उसमें दी हुई थी 1.5:1 हॉरिजेंटल टू वर्टिकल। सेम वही ढाल यहाँ पर भी दी जाती है, तो यहाँ पर 1.5:1। व्हाट इज द मिनिमम क्यूबिकल कंटेंट ऑफ ईच बैलास्ट स्टैक इन ए प्लेन एरियाज। मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक गिट्टी स्टैक का न्यूनतम घनाकार सामग्री क्या होगा। तो आप इसकी जो न्यूनतम वैल्यू है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो प्लेन एरिया में हाइट होनी चाहिए 1 मीटर की। जो हेड बेड्थ हो सकता है वो 1 मीटर की। तो इन और जो उसके एंगुलर जो दिया हुआ है कि 1.5:1 का, तो इन सभी चीजों को अगर आप लेकर के कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम जो क्यूबिकल कंटेंट प्लेन एरिया में आता है वो आता है 30 CUM का। व्हाट इज द मिनिमम क्यूबिकल कंटेंट ऑफ इच बैलास्ट स्टैक इन हिली एरिया। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक गिट्टी के ढेर का न्यूनतम घनाकार सामग्री क्या होगा। तो जैसा कि आपने शुरू में आपको याद होगा कि वहां पर आपने 1 मीटर की हाइट वहां पर मिनिमम रखी थी, और हिली एरिया में वो हाइट थी आधे मीटर की, तो सिंपली उसकी हाइट क्या हो गई, आधी होगी, तो कंटेंट भी क्या हो जाएगा, आधा के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो एक प्लेन एरिया में 30 CUM आया, तो हिली एरिया में 15 CUM इसका मिनिमम क्यूबिकल कंटेंट हो जाएगा। नहीं, कोई भी स्टैक पहाड़ी क्षेत्र में 15 CUM से कम का नहीं बनाया जाएगा, और प्लेन एरिया में 30 CUM से कम का नहीं बनाया जाएगा। हाउ विल पेमेंट बी मेड द ग्रॉस मेजरमेंट ऑफ द बैलास्ट। गिट्टी के सकल माप के लिए भुगतान कैसे किया जाएगा। तो चाहे वो स्टैक में किया जाए और या चाहे बैगन में किया जाए, बगैर किसी डिडक्शन के किया जाता है, अगर सामान्य कंडीशन को वो फुलफिल करता है तो इन स्टैक में भी किया जा सकता है, वैगन में भी किया जा सकता है, बिना किसी डिडक्शन के किया जा सकता है। When ballast supply is made in wagons, what percentage of shrinkage is permitted at the destination while verifying the booked quantity by the consignee? वैगनों में जब गिट्टी की आपूर्ति की जाती है तो जहां से बुक की गई है और जहां पहुंची है, तो यहाँ पर मूवमेंट के दौरान में जो कंसोलिडेशन बैलास्ट का होता है तो उसमें कुछ कमी पाई जाती है। तो बुकड स्टेशन पर से रिसीविंग स्टेशन पर क्वांटिटी कम पाई जाती है, तो वो कितनी कमी की अनुमति है, तो वो 8% तक की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी 8% का अगर सही के अगर पाया जाता है तो उसके पेमेंट में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। अपॉन सप्लाई ऑफ द फर्स्ट 100 CUM बैलास्ट विच टेस्ट शैल बी कैरिड आउट। जैसा कि आपको पता है कि शुरुआती में बैलास्ट टेंडर के टाइम में कॉन्ट्रैक्टर ने सारे टेस्ट करवा के दे दिए थे। अब 100 CUM का बैलास्ट कॉन्ट्रैक्टर ने सप्लाई कर दिया है, तो 100 CUM के बाद फिर से टेस्ट करने होते हैं। तो यह टेस्ट कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं। तो टेस्ट तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने करा करके वो दिए हैं, वो तो हमें कराने ही कराने हैं, लेकिन उसमें साइज एंड ग्रेडिएंट टेस्ट कराना है, एवरेजन वैल्यू टेस्ट कराना है, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कराना है, और वाटर एब्जॉर्प्शन अगर प्रेस्क्राइब किया गया है तो ही कराना है, अगर प्रेस्क्राइब नहीं किया गया तो नहीं कराना है। तो ये 3 टेस्ट तो होंगे ही होंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। Who is responsible for carrying out the test for the size and gradation, average value, impact value, and water absorption upon supply of the first 100 CUM ballast? पहले 100 घन मीटर गिट्टी की आपूर्ति पर आकार और ग्रेडेशन, घर्षण मूल और जल अवशोषण के परीक्षण करने के लिए कौन जिम्मेदार है। सप्लाई के पहले तो कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया था, तो सप्लाई के बाद कौन करेगा। तो सप्लाई के बाद जो सप्लाई ले रहा है वो करेगा। सप्लाई कौन ले रहा है, रेलवे ले रही है, तो इस ढंग से यहाँ पर रेलवे इस टेस्ट को करवाएगी, रेलवे के खर्चे पर ये सारे टेस्ट करवाए जाएंगे। After supply of the first 100 CUM ballast, when subsequent average value, impact value, and water absorption value test shall be carried out। यानी कि 100 CUM के बाद अब अगला टेस्ट कब किया जाएगा। ये सारे टेस्ट जो हैं जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कराया जाता है, तो ये सारे टेस्ट इसके बाद कब कराए जाएंगे। तो पहला टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेने के पहले कॉन्ट्रैक्टर ने जमा कर दिया। दूसरा टेस्ट जो हुआ वो हो गया 100 CUM के बाद। इसके बाद जो अगला टेस्ट होगा वो हर एक 2000 की सप्लाई के बाद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि 1 टेस्ट फॉर एवरी 2000 CUM, और इसमें रहता है कि पार्ट देयर ऑफ करके, यानी कि यहाँ पर पार्ट देयर ऑफ नहीं, हर एक 2000 CUM की सप्लाई के बाद आपको एक टेस्ट इसको करवाना पड़ेगा। वो पार्ट देयर ऑफ वाला जो है वो 100 वाले CUM में होता है कि 100 CUM पर एक टेस्ट कराएंगे, और उसका पार्ट होगा तो उसमें भी एक टेस्ट कराया जाता है। हाउ मेनी ग्राम्स शुड अ सैंपल वेट एट ए मिनिमम फॉर कंडक्टिंग अ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए जो सैंपल भेजा जाता है उसका वेट कितना रखा जाता है, तो वो 2 kg होती है, यानी कि 2000 ग्राम। What is the weight of the test sample required to carry out the impact test on ballast pieces
ऑफ साइज 10 mm to 12.5 मीटर। अगर आपको याद होगा तो पीछे में इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था, तो उसके हिसाब से ही है। तो यहाँ पर आपको 5 kg का लगभग इसका अमाउंट रहेगा। द थिकनेस ऑफ प्लेट यूज फॉर मेकिंग द टेस्ट सीव एंड द टोलरेंस आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जो परीक्षण छलनी बनाया जाता है तो उसमें जो प्लेट होती है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, और उसमें से ये जो दिए हुए हैं उसमें क्या गलतियां हैं। तो हम पहला देखते हैं कि 65 mm में सीव की जो साइज होती है, जो थिकनेस होती है, वो 3 mm की होती है, और उसमें प्लस में 1 mm और माइनस में 0.5 mm तक परमिटेड है, यानी कि वह 4 mm से लेकर के 2.5 mm तक के बीच में हो सकता है। तो ये सही जवाब है। फॉर 40 mm में सिर्फ में 2 mm का होता है, और इसमें प्लस और माइनस दोनों में 0.5 mm का परमिटेड है, यानी कि 1.5 mm से लेकर के 2.5 mm तक का। और तीसरा 20 mm में सिव है, इसमें भी 2 mm का है, इसमें भी प्लस माइनस 1.5 mm से लेकर के 2.5 mm तक का है। तो तीनों ही जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों सही हैं, अतः इसमें से कोई भी गलत नहीं है। द नॉर्मल साइज ऑफ टेस्ट सिव एंड द टोलरेंस आर गिवन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें आकार के बारे में नॉमिनल साइज टेस्ट सीव का दिया हुआ है, तो 65 mm में सीव का तो साइज 65 ही होगा, और उसमें टॉलरेंस प्लस माइनस 1.5 mm है। 40 mm में सीव में भी 40 में प्लस माइनस 1.5 mm है, और 20 mm सीव पर साइज 20 mm का होता है, और इसमें प्लस माइनस 1.0 mm है। तो ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो था इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। द पिच साइज, पिच साइज क्या होता है? पिच साइज आपको जो इनके जो होल्स बनाए जाते हैं, जो स्क्वायर में सी में जो स्क्वायर होल बने हुए हैं, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है उसको पिच साइज कहा जाता है। तो जो पिच साइज है वो कितना रखा जाएगा? तो 65 mm में सी पर पिच साइज होता है वो 80 mm का होता है, और जिसमें कि प्लस 12 mm से लेकर के माइनस 8.0 mm तक का अनुमति दिया गया है, तो ये भी सही है। 40 mm में सी पर 50 mm का रहता है पिच साइज, और उसमें 7.5 mm से लेकर के माइनस 5.0 mm तक का अनुमति है। और 20 mm में सी पर 25 mm का रहता है, और इसमें 4 mm से लेकर के माइनस 2.5 mm तक है, और ये भी सही है। अतः ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, अतः इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो। What material can be used to manufacture the frame of the test tube? टेस्ट सीव बनाने के लिए जो फ्रेम बनाया जाता है वो उसके मटेरियल किस मटेरियल के बने हो सकते हैं? तो इनको बनाने के लिए हम हार्डवुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किए जाते हैं स्टील सीट का इस्तेमाल किया जाता है, या ब्रास सीट का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल किया जाता है, अतः इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। व्हाट आर द इंटरनल डायमेंशन ऑफ द सीव फ्रेम? चलनी फ्रेम के आंतरिक आयाम कितने होते हैं? तो चलनी फ्रेम का जो आंतरिक आयाम होता है वो इसकी लंबाई होती है 1 मीटर, चौड़ाई होती है 70 सेंटीमीटर, और ऊंचाई होती है 10 सेंटीमीटर, अतः इसका ऑप्शन भी राइट आंसर है। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई। इन सभी सवालों को अगर आप जवाब दे पाने में सक्षम हुए हैं तो आप ये समझ लें कि परीक्षा में आपसे कोई भी सवाल छूटने की संभावना आपको नहीं रहेगी, तो किसी भी जेईई के एग्जाम में इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। एइंस में थोड़ा सा और डीपली पूछा जा सकता है, परंतु वो बहुत ही माइनर रहते हैं, मैक्सिमम सवाल इसी में से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई सजेशन है तो सजेशन बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।